जरा सोचिए, आज हम जिस आरामदायक दुनिया में रहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के पाषाण युग की। ये कहानी सिर्फ कुछ पुराने पत्थरों या टूटे हुए औजारों की नहीं है। ये कहानी हमारे शुरुआती पूर्वजों की है। एक ऐसा अविश्वसनीय सफर जहां इंसान प्रकृति के रहमो करम पर जीने से लेकर धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने तक पहुंचता है। तो चलिए इस सफर पे चलते हैं। इस ऐतिहासिक सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले प्राचीन भारत का उदय, फिर हम देखेंगे माइक्रोलिथिक क्रांति, उसके बाद पृथ्वी पर नियंत्रण, फिर ताम्रपाषाण युग और आखिर में बात करेंगे पाषाण युग की आज तक मौजूद विरासत की। ठीक है, आइए सीधे इस टाइमलाइन पर गोता लगाते हैं। ये समय का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। हम यहाँ लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 700 ईसा पूर्व तक की बात कर रहे हैं। भयंकर हिमयुग की जमा देने वाली ठंड से लेकर इंसान के पहली बार धातुओं को पिघलाने तक का सफर। आप जानते हैं, अक्सर हमें लगता है कि भारतीय इतिहास बस सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी कहानी उससे कई कई हजार साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे लंबे पड़ाव से, प्राचीन भारत का उदय यानी पुरापाषाण काल। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये वो समय था जब इंसान पूरी तरह से खानाबदोश था। खेती जैसी कोई चीज नहीं थी, बस शिकार करो और जो कंदमूल मिल जाएं उन पर गुजारा करो। उस वक्त सोहन नदी घाटी और प्रायद्वीपीय भारत जैसी जगहों पर शुरुआती इंसानों ने क्वार्ट्जाइट नाम के एक बहुत ही कठोर पत्थर का इस्तेमाल किया और उन्होंने फ्लेकिंग नाम की एक कमाल की तकनीक से इन पत्थरों को छीलकर चॉपर और हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स का रूप दिया। सच कहूं तो उस खूंखार दुनिया में जिंदा बचने के लिए ये उनके सबसे बड़े हथियार थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, इंसान भी स्मार्ट होने लगा। पुराने भारी भरकम और मोटे पत्थरों की जगह अब मध्य पुरापाषाण काल की फ्लेक टूल इंडस्ट्री ने ले ली। नेवासा जैसी साइट्स पर हम देखते हैं कि लोगों ने कठोर क्वार्ट्जाइट को छोड़कर चॉट और जैस्पर जैसे बेहतर पत्थरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ये नए टूल पतले, छोटे और खुरचने के काम में कहीं ज्यादा धारदार और असरदार थे। और फिर आता है इस पुराने युग का आखिरी दौर यानी उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ आकर इंसान के दिमाग का विकास एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। उनके औजारों में अब धारदार ब्लेड और छेनी शामिल हो गए। और सबसे रोमांचक बात, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इसी समय के शुरुआती शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, जिनमें जानवरों और इंसानों की आकृतियां हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने मनके भी मिले हैं। मतलब सोचिए, वे अब सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहे थे, वे कला बना रहे थे, खुद को सजा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण चरण की ओर, माइक्रोलिथिक क्रांति यानी मध्य पाषाण काल। अब यहाँ जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण। हिमयुग खत्म हो रहा था, मौसम गर्म और नम हो चला था, हर तरफ हरियाली और जानवर बढ़ रहे थे। इस नए माहौल में इंसान ने उस युग का माइक्रोचिप ईजाद किया। माइक्रोलिथ 5 सेंटीमीटर से भी छोटे ज्यामितीय आकार के औजार होते थे, जैसे त्रिकोण या अर्धचंद्र। इन्हें प्राकृतिक गोंद से लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फंसाकर तीर और हंसियां बनाए जाते थे। ये लिटरली उस समय का एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार था। इन छोटे लेकिन तेज औजारों ने पूरा गेम ही पलट दिया। शिकार अब बहुत सटीक और कुशल हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति थी पशुपालन की शुरुआत। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हमें भेड़ और बकरियों को पालतू बनाने के सबसे शुरुआती सबूत मिलते हैं। अब जाहिर है, जब आप जानवर पालेंगे तो आप हर रोज जगह नहीं बदल सकते। इसलिए लोगों ने एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना शुरू किया और यहीं से मिट्टी और टहनियों से बनी शुरुआती झोपड़ियों का चलन शुरू हुआ। इस काल को भारतीय रॉक आर्ट का स्वर्ण युग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र इस समय और भी ज्यादा जीवंत हो जाते हैं। सामूहिक शिकार, नाच गाना, वाद्य यंत्र, सब कुछ। साथ ही उत्तर प्रदेश के सराय नहार राय जैसी जगहों पर कब्रों के अंदर शवों के साथ शंख और माइक्रोलिथ जैसी चीजें मिली हैं। ये इस बात का सीधा इशारा है कि शायद लोग अब मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचने लगे थे। अब आते हैं भाग 3 पर, पृथ्वी पर नियंत्रण, नवपाषाण क्रांति। तो सबसे अहम बात यह है कि ये मानव इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
अगर अब तक इंसान सिर्फ प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल रहा था, तो इस नए युग में उसने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था। खेती, उन्नत पशुपालन और एक स्थायी ग्रामीण जीवन, यही वो 3 बड़े बदलाव थे जिन्होंने निजी संपत्ति की सोच को जन्म दिया, और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी शहरी सभ्यताएं खड़ी हुई। आधुनिक बलूचिस्तान के मेहरगढ़ पर नजर डालिए। ये साइट किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। 7000 ईसा पूर्व के आसपास ही यहाँ के लोग सफलतापूर्वक गेहूं और जौ की खेती कर रहे थे। अब जब अनाज ज्यादा पैदा होने लगा तो उसे रखने की जरूरत पड़ी, और यही एंट्री होती है मिट्टी के बर्तनों की। कुम्हार के चाक के आविष्कार ने न सिर्फ अनाज के भंडारण को आसान बनाया, बल्कि ये अपने आप में एक नई कला की शुरुआत थी। अगर हम उपकरणों को देखें तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। कहाँ पहले के खुरदरे उबड़-खाबड़ पत्थर, और कहाँ नवपाषाण काल की ये एकदम चिकनी पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियाँ। इनका इस्तेमाल जंगलों को साफ करके खेत बनाने में होता था। कश्मीर के बुर्जहोम जैसी जगहों पर तो हड्डी से बनी सुइयां भी मिली हैं, जो बताती हैं कि अब औजार सिर्फ पत्थर काटने के लिए नहीं, बल्कि बारीक कामों के लिए भी बेहद खास तरीके से बनाए जा रहे थे। और जब लोग बसने लगे तो घर भी पक्के होने लगे, जिन्हें वहां के भूगोल ने आकार दिया। जैसे कश्मीर की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर पिट ड्वेलिंग बनाए। वहीं मैदानी इलाकों में लोगों ने धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से कई कमरों वाले घर बनाना शुरू कर दिया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब परिवार और निजी संपत्ति का ढांचा आकार ले रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बदलती है। ताम्रपाषाण युग। अब हम उस संक्रमण काल में हैं जहां इंसान ने पहली बार पत्थरों के साथ साथ धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया। चाल्कोलिथिक यानी तांबा और पत्थर का युग, ये धातु विज्ञान का जन्म था। अयस्क से तांबा निकालने के लिए उन्हें बहुत ऊंचे तापमान वाले भट्ठों की जरूरत पड़ी होगी। तांबा पहली धातु तो बन गया, लेकिन ये काफी नरम होता था, इसलिए भारी भरकम कामों के लिए पत्थर के औजार अभी भी चल रहे थे। उस समय के कॉपर होर्ड्स इस बात का सबूत हैं कि लोग नई तकनीक के साथ कितने बड़े प्रयोग कर रहे थे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये काल कोई एक बड़ा सिंगल साम्राज्य नहीं था। ये अलग अलग शानदार क्षेत्रीय संस्कृतियों का एक जाल था। जैसे राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति, जो पूरी तरह से तांबे पर ही निर्भर हो गई थी। मध्य प्रदेश की कायथा संस्कृति अपने मजबूत बर्तनों के लिए मशहूर थी। और फिर महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, जहां इनाम गांव जैसी जगहों पर विशाल सिंचाई प्रणालियां और किलेबंद बस्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे समाज बड़ा होता है, उसकी मान्यताएं भी गहरी होती जाती हैं। जोरवे संस्कृति के लोग वयस्कों को एक खास उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, और छोटे बच्चों को दोहरे कलशों में रखकर घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था। इसके अलावा पकी मिट्टी के बैल और मातृ देवियों की मूर्तियां स्पष्ट रूप से पशु पूजा और उर्वरता पंथ की शुरुआत की ओर इशारा करती हैं, जिनका असर बाद के धर्मों पर भी गहरा पड़ा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पाषाण युग की विरासत। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि पाषाण युग कभी अचानक से खत्म नहीं हुआ। इसकी जड़ें आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। आज भी भारत के ढेरों गांवों में आपको मिट्टी की दीवारों वाले घर और अनाज के बड़े भंडार मिल जाएंगे। हजारों साल पहले बना कुम्हार का चाक आज भी वैसे ही घूम रहा है, और पेड़ों या पवित्र उपवनों की पूजा करने की जो आध्यात्मिक परंपरा है ना, वो सीधा उसी पाषाण युग से जुड़ती है, जब इंसान प्रकृति को पहली बार समझने की कोशिश कर रहा था। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या हमारी ये चमक दमक वाली आधुनिक सभ्यता वाकई कुछ नया है, या ये सिर्फ उसी पाषाण युग की एक लंबी निरंतरता है, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक पत्थर को तराशकर औजार बनाया था? अगली बार जब आप किसी गांव से गुजरें तो याद रखिएगा कि आप लाखों सालों के अनुकूलन और विकास की एक जीती जागती विरासत देख रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा यह प्राचीन अतीत और भी करीब से समझ आया होगा।